वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटे आपको मेरी आवाज आ रही है? चलें बेटा, अच्छी बात है। ओके। अब आपको तस्वीर भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। चलें। ओके बेटे, तो हम अभी क्या टाइम हुआ है जी? टाइम हो गया है जी 10:31। तो हम 2-3 मिनट वेट करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। ओके बेटा। सर, एक बात थी आपसे, किसी बापडा वाली की कोई दुश्मनी तो नहीं? नहीं बेटा, एक्चुअली मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना, वहां पर ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। पहले 9:30 से 10:30 लाइट जाती थी, अब 10 से। अच्छा, आपके इलाके में? भाई, मैंने तो आप लोगों के लिए क्लास का टाइम शिफ्ट किया था। आपकी फर्स्ट ईयर वालों को ही प्रॉब्लम थी कि सर हमारी 9:30 से 10:30 लाइट जाती है, हम क्लास नहीं पढ़ सकते। तो मैंने आप लोगों की वजह से क्लास शिफ्ट की थी कि सेकेंड ईयर वाले कर लेंगे, पहले पढ़ लेंगे, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आपके इलाके में से सेकेंड ईयर वाले बच्चे सिर्फ 2-3 ही हैं। बाकी जो भी बच्चे हैं ना, वो उस इलाके के नहीं है। वो बच्चे बाहर के बच्चे हैं। वो बाहर के बच्चे हैं, वो जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं ना, उसमें काफी बच्चे बाहर के हैं। तो मैंने तो आप लोगों के लिए क्लास का टाइम शिफ्ट किया था कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जी उनकी जो क्लास है ना, उस वक्त उनका जो है वो टाइम चला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि चलें भाई, इन लोगों का टाइम पे हम बाद में रख देते हैं। अ, अब आप देखें कि अगर आपकी इस टाइम भी लाइट जा रही है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई? और कोई खिदमत है मेरे लायक तो बताएं। अच्छा बेटे, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था मोमेंटम। याद है मोमेंटम? आपको मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाया था। और कुछ इसके रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज के शॉर्ट पॉइंट्स भी आपको बताए थे। आप जरा देखिएगा बच्चे। सफा एकेडमी मंडे को खुली हुई है। आज कोई अनाउंसमेंट हुई है मंडे को एकेडमी खुली है या बंद है? सर ऑफ है मंडे को एकेडमी। मंडे वाला टेस्ट इन्होंने आज ले लिया था और हमें मंडे की छुट्टी दी है। आपकी ऑडियो नहीं पहुंचेगी, मेरा स्पीकर खराब हुआ हुआ है।
ऑडियो मेरा ख्याल है कि आपकी नहीं पहुंचेगी। अब पहुंच जाएगी, अब आप बोल बोल सकती हैं अगर आपने ऑडियो पे बताना है तो। अब आ जाएगी। सर मंडे को छुट्टी है, उन्होंने मंडे का टेस्ट आज ले लिया हमसे और हमें छुट्टी दे दी है क्योंकि वहां से जुलूस निकलने हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी, मुगलपुरा के इलाके में से निकलता है जुलूस। चलें चलें, ये तो अच्छी बात है जी। हमें भी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, पहले मैंने आपको ना थोड़ा सा पीछे से पढ़ाना है। एक बेसिक पॉइंट हमने छोड़ दिया था, वो बेसिक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाना है सबसे पहले। और वो जो बेटा बेसिक पॉइंट है उसका नाम है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट जो आज हमने पढ़ना है, दैट पॉइंट इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मुझे याद नहीं है मैंने आपको ये पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। तो अगर मैंने पढ़ाया तो मुझे बता दें, मुझे ये लगता है कि मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया। क्या ख्याल है? अच्छा बेटे, अब जरा याद रखना कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। बेटे लेट्स से ये आपके पास एक बिल्डिंग है, या चलें आप बिल्डिंग इमेजिन ना करें, आप इमेजिन कर लें कि ये आपके पास एक बॉल है, दिस इज अ बॉल। और ये भी आपके पास एक बॉल है, दिस इज आल्सो अ बॉल। अब जब आपने इसको शुरू में पकड़ा हुआ है, ऐसे ऊपर वाले पॉइंट पर पकड़ा हुआ है, तो जब क्योंकि आपने इसको पकड़ा हुआ है तो इसकी शुरू में तो रफ्तार कोई नहीं होगी ना, क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है इसको, ये रेस्ट पर है, इसकी शुरू की रफ्तार यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो मैं ये बोलूंगा कि इस पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इसी तरह जो बड़ी वाली बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, जीरो। अब जैसे ही मैं पहली वाली बॉल को छोड़ता हूं, तो एक सेकंड के बाद जब मैं इसको देखता हूं, एक सेकंड के बाद, तो एक सेकंड के बाद इस बॉल की जो रफ्तार है, यानी इस बॉल की जो वेलोसिटी है, वो हो चुकी है तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में बॉल की रफ्तार कितने मीटर पर सेकंड हो गई है, 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं इसको देखता हूं अगले एक सेकंड के लिए। तो अगले दूसरे सेकंड में, यानी पहला सेकंड और फिर दूसरा सेकंड, दूसरे सेकंड में इसकी जो रफ्तार है वो हो चुकी है 20 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसको मजीद नीचे एक और सेकंड के लिए देखूं, तो इस बॉल की रफ्तार मजीद 10 मीटर पर सेकंड बढ़ चुकी है, और वो रफ्तार बढ़कर हो चुकी है 30 मीटर पर सेकंड। अगर आप यहाँ पर गौर करें, तो शुरुआत में ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार आपके पहले सेकंड में हुई। जब आपका दूसरा सेकंड हुआ तो रफ्तार हो गई 20 मीटर पर सेकंड। और जब आपका तीसरा सेकंड हुआ तो रफ्तार कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप गौर करें तो आपने मुझे बताना है कि हर सेकंड रफ्तार में कितना बढ़ोतरी हो रही है, यानी हर सेकंड रफ्तार कितनी बढ़ रही है जी। आपका क्या ख्याल है बच्चों इस बारे में? बिल्कुल 10 मीटर पर सेकंड। यानी ये जो आपके पास बॉल है जो कि फ्रीली फॉल कर रही है, यानी आजादाना जमीन पर गिर रही है हवा के जरिए, उसकी रफ्तार हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। यानी मैं ये बोलूंगा कि इसकी रफ्तार में जो चेंज आता है वो कितना आता है, 10 मीटर पर सेकंड। तो चेंज आने को बोलते हैं एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं दूसरी बॉल की बात करूं, तो उसमें भी यही पैटर्न फॉलो होता है। शुरू के एक सेकंड में, अगले दूसरे सेकंड में, और फिर तीसरे सेकंड। तो पैटर्न क्या फॉलो होता है, पैटर्न ये फॉलो होता है कि उस बॉल का अगर गिरने का ये पहला सेकंड था, ये दूसरा सेकंड था, और ये तीसरा सेकंड था, तो उसकी भी हर सेकंड रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड ही बढ़ती है। लेट से पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, और फिर हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट आपको मैंने शो किया है ना, ये एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री में पहली दफा किया था गैलीलियो गैलीलाई ने। अभी आप दोनों केसेस में देखें तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ये बेटा इंसानी तारीख में पहली दफा किया था गैलीलियो ने, गैलीलियो गैलीलाई ने। मैंने पिछले दिनों एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी गैलीलियो गैलीलाई पे, आप में से काफी लोगों ने देखी होगी, जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह ईसाइयों ने गैलीलियो के ऊपर जुल्म किया था। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज एक्चुअली द एक्सपेरिमेंट
दिस इज एक्चुअली द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय गैलीलियो। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो गैलीलियो ने कंडक्ट किया था। जी बिल्कुल 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 बेटा, ऐसे ही है। जब उसने लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से ऑब्जेक्ट्स फेंके थे। आप लोग में से अगर कोई रनर्स रोड की ट्रिप पर गया है ना, तो उसने वहां पर मॉडल्स बने हुए देखे होंगे। वहां पर एक मॉडल लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा का भी है। अब वो टेढ़ा हो चुका है, उसकी एक लंबी तारीख है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो फिर हमारी क्लास लंबी हो जाएगी, टाइम हमारे पास इतना नहीं है। बहरहाल, ये याद रखना है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो गैलीलियो ने कंडक्ट किया था। अगली बात बच्चे आपने ये याद रखनी है, ये एक्सपेरिमेंट शो क्या करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट शो ये करता है कि ऑल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, हर आजादाना गिरता हुआ ऑब्जेक्ट, फॉल विथ सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जितने भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो गिरते हैं हमेशा एक जैसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। यहां पर आपने ये अल्फाज पे ध्यान से गौर रखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैसेज। चाहे उसका मैस ज्यादा हो चाहे कम हो, एक्सेलरेशन वही होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैसेज, उनके मैसेज को इग्नोर करके, तो वो सेम एक्सेलरेशन से गिरते हैं, इग्नोरिंग देयर मैसेज। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन है आपके पास, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन सर रेजिस्टेंस भी तो जीरो होनी चाहिए। यस बेटा, यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अच्छा बेटे, ये आपने याद रखना है कि दिस इज द प्रीटी डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है। तो आपने याद रखना है कि दुनिया में जितनी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैं वो सारी एक ही एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरती हैं, चाहे उनका मैस ज्यादा हो चाहे कम हो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि यहाँ पर ये जो आपकी बॉल ए है, इसका एक्सेलरेशन भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और ये जो आपके पास बॉल बी है, इसका एक्सेलरेशन भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। तो आपने यहाँ से याद रखना है कि ऑल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, सारे आजादाना गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स, फॉल विद सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उनकी एक्सेलरेशन हमेशा सेम और कांस्टेंट होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैसेज। और ये जो एक्सेलरेशन होती है, इस एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है बच्चे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी बेटे, बात समझ में आई है। अब आपने याद रखना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है। तो बेटा आपने याद रखना है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू एक्चुअली होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और राउंड ऑफ करें तो होती है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन सबसे जो परफेक्ट वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एमसीक्यूज में ना बेटा आपने हमेशा बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यू ऐसे आता है जी, फॉर एग्जाम्पल पेपर में एक एमसीक्यू ऐसे आता है जी, दैट वैल्यू ऑफ जी, और नीचे आपके पास जो ऑप्शन है वो कुछ ऐसे होते हैं। लेट से जी वो ऑप्शन में आपको कहता है जी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डी वाले ऑप्शन में फॉर एग्जांपल कहता है जी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटे आपके ख्याल में आप फिर कौन सा आंसर चूज करेंगे इसमें से। आप अपना ओपिनियन दें बच्चों जल्दी से। बिल्कुल बेटा, आप इसका बी ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि बेस्ट ऑप्शन वो है। बी ऑप्शन इसलिए चूज करेंगे क्योंकि दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर ये एमसीक्यू थोड़ा चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर एमसीक्यू में एक आपके पास ई वाला ऑप्शन भी आ जाए, और ई वाले ऑप्शन में वो कह जाए जी बोथ, बोथ बी एंड सी। अगर आप गौर करें तो अब आपका बेस्ट ऑप्शन इनमें से कौन बनता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर बेटा अब कौन सा आप चूज करेंगे। जी जी बच्चे।
बिल्कुल, अब आप ई वाला चूज करेंगे क्योंकि अब आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये बनता है। तो बेटा दोनों केसेस में आपने याद रखना है कि ये फर्क है। अगर एमसीक्यू आ जाए तो ये फर्क आपने याद रखना है। बेटा अगली बात जो कि अगर आप सारा भूलना चाहें तो बेटा इजाजत है, भूल सकते हैं, लेकिन ये वाली बात आपने नहीं भूलनी। और वो बात है बेटा डायरेक्शन, कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी। बच्चे अब आपने ना बात को तवज्जो से समझना है। तवज्जो से बात को आपने समझना है। आतिका बेटे क्या कर रही है? अच्छा बेटे, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे मालूम होगी? तो बेटा आपने याद रखना है कि द डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। और डाउनवर्ड से अगर हम प्यारा लफ्ज लिखना चाहें ना, डाउनवर्ड से थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लफ्ज लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं कि दैट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जमीन के सेंटर की तरफ। जी जी बिल्कुल, वर्टिकली डाउनवर्ड्स या टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से शो करता हूँ कि इस बात का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो लेट से कि ये आपके पास है आपकी प्यारी जमीन, और यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर अगर जी की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ से जी की वैल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, यहाँ से भी जी की वैल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। लेकिन वो ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस जगह पर खड़े हुए हैं, इस जगह पर, तो फिर ये वाली डायरेक्शन तो आपके लिए वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं ना होगी। लेकिन आपने याद रखना है कि जो शख्स यहाँ खड़ा है उसके लिए ये डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी आप इसको अगर वर्टिकली डाउनवर्ड बोलें तो वो इतना ज्यादा बेहतर इंपैक्ट नहीं बनाता। अगर आप इसको टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ बोले ना, फिर वो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट बनाता है। बिल्कुल इसी तरह जी की वैल्यू, यहाँ से एक्सलेशन की डायरेक्शन ये होगी और दूसरी तरफ से एक्सलेशन की डायरेक्शन ये होगी। तो आपने याद रखना है कि जो जी है ना उसकी डायरेक्शन हमेशा होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जी बेटे, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आपको एक और पॉइंट इसके बारे में समझाना है अभी, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर मैं इसको रेस करके आपको वो वाला पॉइंट डिटेल में समझाता हूँ। चलें बेटा स्क्रीनशॉट लें इसका, शाबाश जल्दी से। चलें बेटा, 1 2 3, ओके बाय। बेटा अब आपने ना बात को तवज्जो से समझना है। बात क्या लिखने लगा हूं? बात ये लिखने लगा हूं कि टेक डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एज रेफरेंस। आपने इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या लेनी है? रेफरेंस। और रेफरेंस का मतलब है जिस जगह इनिशियल वेलोसिटी होगी आप उस डायरेक्शन को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। समझ आ रही है बात? अब आपने याद रखना है कि एनीथिंग इन डायरेक्शन सेम एज इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एंड एनीथिंग इन डायरेक्शन opposite to initial velocity is negative। ये बेटा बातें आपने ना इंग्लिश जो लाइन लिखी है ना ये समझने की कोशिश करनी है। मैं अभी आपको ये उर्दू में भी समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करनी है। बेटा पहली बात तो ये कि आपने इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को रेफरेंस ले लिया। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ है और आपने चीज को जमीन से ऊपर की तरफ फेंका है। तो जब आप चीज को जमीन से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ। तो अब आपने अपवर्ड डायरेक्शन को हमेशा कौन सी डायरेक्शन लेना है? पॉजिटिव। तो अब ऊपर की डायरेक्शन में कुछ भी हो,
कोई भी चीज हो, टाइम हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ऊपर की तरफ, वो उसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और कोई भी चीज नीचे की तरफ हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। नाउ अब आपको पता है कि अभी मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ को होती है? डाउनवर्ड, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये जो ब्लैक वाली है, ये तो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की डेफिनेशन है, डायरेक्शन है। क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कुछ भी हो जाए, हमेशा कहाँ को एक्ट करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो अभी देखें कि क्या आपका ग्रेविटेशनल एक्सलेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट है ना? ऑपोजिट है ना बेटा? तो यहां पर आपने याद रखना है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स, अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, देन ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन इज टेकन नेगेटिव। अगर कोई बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फिर आप जी की वैल्यू कैसी लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या ले लिया था? रेफरेंस। और चूंकि मैंने बॉल को ऐसे करके ऊपर फेंका है, ऐसे, तो चूंकि मैंने बॉल को ऊपर करके फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ को होगी? ऊपर को। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन हमेशा कहाँ को होता है? नीचे को होता है। इस केस में आपने ये बात याद रखनी है। जी बेटा, ये वाली बात जितने लोगों को समझ में आई है वो ओके करें, जितने लोगों को समझ में नहीं आई वो मुझसे दोबारा पूछे। जल्दी करें बेटा, जल्दी 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 रिस्पॉन्स किया करें, शाबाश। सर एक बार दोबारा बता दें जी। आरफा असलम, मैं बता देता हूँ, देखें। बेटा मैंने आपको ये बात समझाई है कि सिंपल मोशन में, यानी मोशन जब हो रहा हो, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को रेफरेंस लेना है। यानी जिस तरफ बॉडी को आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी, वो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लेनी है। जैसे मैंने आपको ये पहली मिसाल दी, मिसाल को ध्यान से देखिएगा। आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ एक बॉल थी, बॉल को आपने फेंका ऊपर। तो चूंकि आपने बॉल को ऊपर फेंका है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ को होगी? ऊपर को। लेकिन आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ को होती है? नीचे को होती है। समझ रहे हैं बात? तो चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की डायरेक्शन हमेशा नीचे है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे केस में कहाँ है? ऊपर है। तो जहां इनिशियल वेलोसिटी होती है वो वाली डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, और इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट कोई भी चीज होगी तो वो क्या होगी? नेगेटिव। तो आपने याद रखना है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स, अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? ऊपर। और ऊपर होने का मतलब यह है कि ऊपर अब जो भी चीज जाएगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगती है ना। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट हो जाएगी, इसलिए जी की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले। जी आल्फा बच्चे, समझ में आई बात के दोबारा बता दूं? चले बेटा, अब जरा देखिएगा बेटा। लेट से यहाँ पर आपके पास एक बॉल है, और इस बॉल को आप ऊपर से नीचे पटकते हैं, यानी ऊपर से नीचे फेंकते हैं। तो अभी मुझे बताएं कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ को हो गई? इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ, और नीचे वाली डायरेक्शन अब आप क्या लेंगे? पॉजिटिव। जहां इनिशियल वेलोसिटी होती है उस डायरेक्शन को आपने क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। पहले आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, तो आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या ले लिया? पॉजिटिव। अब आपकी इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो आपने नीचे वाली डायरेक्शन को क्या मान लेना है? पॉजिटिव मान लेना है। इस केस में अब तो हर जगह आपका ग्रेविटेशनल एक्सलेशन हमेशा कहाँ होगा? नीचे। वो तो ऊपर हो ही नहीं सकता। तो ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है। तो अब अगर आप बात के ऊपर ध्यान दें, तो जिस डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आपका ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है। तो यहां पर आपने ये बात याद रखनी है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड्स, अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड्स मूव करती है, तो देन जी इज टेकन पॉजिटिव। तो अगर कोई चीज डाउनवर्ड मूव करती है, तो फिर जी जो है वो आपके पास कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। तो बेटा ये बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जाती हैं दोनों बातें। एमसीक्यूज के तौर पर आपने इन दोनों बातों को याद रखना है कि अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो फिर आपने जी की वैल्यू को क्या ले लेना है? नेगेटिव ले लेना है। समझ आ रही है बात ना?
तो ये भी एक एमसीक्यू है, ये भी एक एमसीक्यू है। सिमिलरली ये भी एक एमसीक्यू है पहली लाइन, और ये दूसरी जो लाइन है ग्रीन वाली, ये भी आपके पास क्या है, एमसीक्यू है। तो ये सारा टॉपिक जो है ना, मैंने अभी आपके एमसीक्यूज ही क्लियर किए हैं। तो बेटा अब मुझे बताएं कि अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू पेपर में आता है तो गलत तो नहीं करेंगे। हाँ, चलें बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें शाबा जल्दी से। ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सलेशन वाला टॉपिक, एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो रह गई हो। जी बेटे, जल्दी करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। 1 2 3 तक गिनूंगा। 1 2 3, ओके बाय। अच्छा बेटे, उसके बाद मोमेंटम हमने पढ़ा था, और मोमेंटम के बाद हमारा जो टॉपिक है ना, वो है इम्पल्स। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इम्पल्स। इंटरनेशनल किताबों में देखा जाए ना, तो इम्पल्स को जे से शो किया जाता है। फेडरल बोर्ड की बुक में भी इम्पल्स को जे से शो किया गया है। लेकिन आपकी किताब में या तो इसको आई से शो करेंगे, या फिर पूरा ही इम्पल्स लिख देंगे। तो ये बात याद रखनी है कि वैसे इम्पल्स को जे से शो किया जाता है। एंट्री टेस्ट की क्लासेस में इम्पल्स को जब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, तो वो इसको जे से ही शो किया करेंगे। अच्छा बेटे, अब इम्पल्स होती क्या है। देखिए, बाज दफा ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपकी फोर्स बड़े थोड़े वक्त के लिए लगती है, लेकिन फोर्स लगती बड़ी ज्यादा है। जैसे अगर कोई किसी बॉलर ने बॉल करवाई है और किसी बैटर ने हिट लगाई है, तो वो जो हिटर है वो इतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा बॉल के ऊपर, लेकिन बहुत थोड़े वक्त के लिए। तो बहुत थोड़े वक्त के लिए जब बड़ी ज्यादा फोर्स लगती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स क्या होती है जी, कि इम्पल्स इज क्रिएटेड व्हेन अ वेरी large force acts on a body for a very small time। अगर किसी बॉडी पर बड़ी लार्ज फोर्स लगती है फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो अगर किसी बॉडी पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगती है, सर अगर बैट्समैन टाइमिंग अच्छी करता है तो उसमें इम्पल्स होगी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा उसमें इम्पल्स होगी। वो डिपेंड ये करता है कि आपने बॉल को कितनी देर तक इम्पैक्ट किया है और कितनी जोर से किया। अब चूंकि देखें कि अब जरा ना डेफिनेशन को समझे, आपको फार्मूला तभी समझ में आएगा। अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। एक बहुत बड़ी फोर्स है और वो बड़े छोटे वक्त के लिए लग रही है। देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो फिर आपने प्रोडक्ट लेनी है फोर्स और टाइम की। तो बेटा जरा तवज्जो से बात को समझिएगा, यहां पर आपने आंखें खोल के बात को समझना है। देखें, इम्पल्स आपके पास क्या है। इम्पल्स तब पैदा होती है जब आपके पास एक फोर्स लगती है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जी बेटे, बात समझ में आई। तो इसका फार्मूला बन जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अच्छा, अब यहां पर अगर आप गौर करें, मैं एक बात पहले समझा देता हूं फिर मैं आगे आता हूं। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, तो आंसर क्या आता है। या आसान अल्फाज में मुझे बताएं कि इम्पल्स स्केलर होगी या वेक्टर होगी, क्या ख्याल है आपका। बिल्कुल, इम्पल्स जो है वो आपके पास कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर। उसकी वजह ये है कि ये फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट है।
तो आपके पास फोर्स और टाइम की जो प्रोडक्ट होती है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है और टाइम जो है वो एक स्केलर है, तो इस केस में आपने याद रखना है कि ये आपके पास कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इब्राहिम बेटा स्केलर क्यों बोल रहे हो आप? इब्राहिम क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? सॉरी सर, कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो गए। जी जी बेटा, मैं बताता हूँ इसकी डायरेक्शन किस तरफ को होगी। इसकी डायरेक्शन किस तरफ को होगी मैं बताता हूँ। अच्छा बेटे, आपने ध्यान से समझना है जरा बात को। देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश करने लगा हूँ, तवज्जो से समझिएगा। देखिए आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है कि जो फोर्स होती है आपके पास, ये इक्वेशन आप सबने पढ़ी है कि आपके पास जो फोर्स होती है, उस फोर्स का फार्मूला होता है mvf - mvi डिवाइडेड बाय टाइम। पढ़ी है बेटे आप लोगों ने ये इक्वेशन? बताएं जरा। बिल्कुल, ये तो हमने कल पढ़ी है। अब यहाँ पर ये जो टाइम है ये डिवाइड हो रहा है, फोर्स के साथ टाइम जाकर क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या होगा जी, ये इक्वेशन बन जाएगी। फोर्स इक्वेशन विल बिकम फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, और बराबर में आपके पास क्या आएगा, mvf - mvi। अब अगर आप गौर करें तो मैंने आपको अभी समझाया कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम किसका फार्मूला है, F × T किसका फार्मूला है बेटे? कुछ पता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम किसका फार्मूला है? क्या ख्याल है नौजवानों? नौजवानों और नौजवानियों जवाब दें। बिल्कुल। तो F × T की जगह मैं लिख सकता हूं इम्पल्स। तो इम्पल्स आपके पास बराबर आ जाएगी mvf - mvi। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, इम्पल्स इक्वल्स टू mvff फाइनल मोमेंटम, mvi इनिशियल मोमेंटम। ये चीज हमने कल पढ़ी थी ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर आप फाइनल को इनिशियल में से निकालते हैं तो आपके पास आता है ना चेंज इन मोमेंटम। यानी पी एफ माइनस पी आई का क्या मतलब होगा? पी एफ माइनस पी आई का मतलब होगा ना चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम आपके पास किसके बराबर आ रहा है? इम्पल्स के। तो यहां से आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो इम्पल्स है वो एक्चुअली किसके बराबर होती है? इम्पल्स इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बॉडी के मोमेंटम में जितना चेंज आता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स। तो ये इम्पल्स को बोलने का एक और तरीका है। अब यहां से अगर आप गौर करें तो इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ रही है। तो इसकी डायरेक्शन भी किस तरफ को होगी, चेंज इन मोमेंटम की तरफ। तो आपने यहां से याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज डेल्टा पी। तो जिस डायरेक्शन में मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन होती है, यानी जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा होता है, उसी डायरेक्शन में आपके पास किसकी डायरेक्शन होती है, इम्पल्स की। एंड दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि इम्पल्स की डायरेक्शन किधर को होती है। तो आपने याद रखना है कि इम्पल्स की डायरेक्शन उसी तरफ को होती है जिस तरफ को आपके पास चेंज इन डायमेंशन होता है, मोमेंटम होता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो इक्वेशन है ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वो पेपर में पूछता है इम्पल्स क्या होती है, तो ऑप्शन में दे देता है चेंज इन मोमेंटम। तो आपने याद रखना है कि इम्पल्स का यही मतलब है। अच्छा बेटे, अब अगर मैं इम्पल्स का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ में मैं एक साइड पर प्लॉट करूंगा फोर्स और एक साइड पर प्लॉट करूंगा टाइम। तो यहां पर आपके पास क्या होगा जी, इस साइड पर आपके पास आएगी फोर्स, इस साइड पर आपके पास क्या आएगा, टाइम। बेटा अब आपने ना तवज्जो से बात को समझना है, तवज्जो से देखिए, आंखें खोल के समझना है। अगर ये मेरे पास एक फुटबॉल पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, फुटबॉल। एक हॉकी प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर आता है और वो इस फुटबॉल को किक लगाता है। किक का मतलब है यहाँ पर क्या लगने वाली है, फोर्स। अब शुरू में जब किक नहीं लगाई थी, उस बंदे ने फुटबॉल को किक नहीं लगाई थी, तो फोर्स कैसी थी, बहुत कम या नहीं थी?
तो आपका ग्राफ फोर्स और टाइम का कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से, क्योंकि फोर्स थी ही नहीं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा थोड़ा थोड़ा, यानी यहां पर ऐसा नहीं है कि 10 साल गुजर जाएंगे, चंद मिली सेकेंड, बहुत थोड़ा सा वक्फा, तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता उसका पाँव जो है वो फुटबॉल में लगना शुरू होगा, और फोर्स फोर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो होगा कुछ ऐसे कि आपकी जो फोर्स है वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से क्या होगी, ज्यादा होगी। और फिर क्या होगा जी, कि जैसे ही पहले देखें जी, फोर्स आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी फोर्स क्या होगी, ज्यादा। फिर क्या होगा जी, कि जैसे ही आप इतनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे बड़े छोटे वक्त में, तो होगा ये कि फुटबॉल आपसे दूर जाने लग जाएगी। तो जब फुटबॉल आपसे दूर जाने लग जाएगी तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी क्या होती जाएगी, कम। तो आपके पास अब जब फोर्स कम होगी तो आपके पास ये ग्राफ कुछ ऐसा ड्रा हो जाए। तो ये देखेंगे, ये आपके पास फोर्स और टाइम का ग्राफ है, जब आपके पास यहाँ पर क्या चीज हो रही है, इम्पल्स हो रही है। तो दिस इज द फोर्स टाइम ग्राफ फॉर इम्पल्स। बात समझ आ रही है कि अगली भी जा रही है? बताएं जरा शाबाश जल्दी से। ग्राफ बना कैसे है, ये समझ में आया कि ग्राफ ऐसा ही क्यों है, और किसी शक्ल का ग्राफ हमने क्यों नहीं बनाया? ये बात समझ में पड़ने पड़ी है? सफा, ये इतना लंबा यस क्यों लिख रही हैं भैया आप? गुस्सा चढ़ रहा है या क्या हो रहा है? अच्छा बेटे, यहाँ पर आपने याद रखना है, ये तो आपके पास फोर्स टाइम ग्राफ हो गया। अब आपने इम्पल्स का यूनिट याद रखना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास फॉर्मूला बनता है फोर्स इंटू टाइम। शैतानी आ रही है, अल्लाह माफ करे।